बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। अमरीकी कांग्रेस में जो विल्सन ने पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट के नाम से एक बिल पेश कर दिया है, और बिल का जो बुनियादी मकसद नज़र आता है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब को रहा करवाया जाए। आपको याद होगा कि काफ़ी साल पहले 1985 में एक सेनेटर लैरी प्रेसलर थे, तो सेनेटर लैरी प्रेसलर ने भी एक बिल पेश किया और उसको कानून बनवा दिया। वो बिल था, उसका टारगेट पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम था कि अगर पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखता है तो उस पर पाबंदी लगा दी जाए। लेकिन ये जो बिल है, इसका मकसद कुछ शख्सियात पर सफरी पाबंदियाँ आयद करना है। जो विल्सन साहब हैं, उन्होंने कहा है, आई एम ग्रेटफुल टू इंट्रोड्यूस द पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट टू सैंक्शन दोज अंडरमाइनिंग डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। तफसीलात इसकी जो हैं वो अभी हमें नहीं पता, लेकिन ये सफरी पाबंदियों के बारे में है। क्या ये बिल कांग्रेस में मंजूर हो सकेगा या नहीं हो सकेगा? ये सवाल इसलिए बड़ा अहम है कि अभी थोड़े दिन पहले जो सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने एक दहशतगर्द जो कि अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखता था, उसको गिरफ़्तार करके अमेरिका के हवाले करने पर पाकिस्तान की हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। अब जो विल्सन है, उनका ताल्लुक़ भी रिपब्लिकन पार्टी से है और डोनाल्ड ट्रंप साहब का ताल्लुक़ भी उसी पार्टी से है। तो क्या होगा, इस पर गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर, बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब जिनका ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से है, और मज़हर अब्बास साहब सीनियर सहाफ़ी और मुसन्निफ़ हैं, वो भी आज हमारे साथ हैं। तो तारिक फजल चौधरी साहब, आपको क्या लग रहा है, ये जो विल्सन साहब ने पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट पेश किया है, ये कोई आपके लिए चैलेंज बनेगा या नहीं बनेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, जो लोग भी सफ़ारती आदाब से वाकिफ़ हैं और डिप्लोमेटिक नॉर्म्स जो है और जिस तरह मुल्कों के दरमियान चीज़ें इस तरह मीडिएट होती हैं, जो उनसे वाकिफ़ हैं, मैं उनके हवाले से बात कह रहा हूँ कि वो सब जानते हैं ये कतई तौर पर एक इनफरादी बिल है। ये जो विल्सन साहब का बिल है, ये बिल्कुल एक इनफरादी बिल है और 2 मेंबर्स ने इसको साइन किया है, एक और मेंबर हैं, और इसकी कोई टेक्निकली या लेजिस्लेटिव वाइज इसकी कोई हैसियत और पोजीशन नहीं है, ना ही इस पर कोई एक्शन बनता है। बस सिर्फ ये है कि चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अमेरिका में जो लॉबीज़ फर्म्स हैं, उनके साथ उनके राब्ते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स वो वहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं, जिस मुल्क की ग़ुलामी से तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने कौम को निजात दिलानी है, उस मुल्क में उन्होंने तमाम अपने लॉबीज़ के साथ राब्ते रखे हुए हैं, कांग्रेसमैन के साथ राब्तों में होते हैं, उनकी बाकायदा इंतखाबी जो मुहिम होती है वो चलाते रहे हैं, उस पर ख़र्चे करते रहे हैं। ये उसका नतीजा है कि जो हालिया इलेक्शन हुआ अमेरिका में, उसमें जो फंडिंग तहरीक इंसाफ के लोग और वहाँ की कम्युनिटी को इकट्ठा करके जिस तरह ये एक प्रोपेगेंडा करते रहे हैं, तो ये लोग उनको पे बैक करने के लिए इस तरह के कोई बिल वगैरह जो है वो इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जो सिर्फ मीडिया की जीनियत बनते हैं और प्रैक्टिकली इनकी ना कोई हैसियत है, ना से कोई फ़र्क पड़ने वाला है। जी उमैर नियाज़ी साहब, आपको क्या लग रहा है कि ये जो विल्सन का डेमोक्रेसी एक्ट है, इसका कोई नतीजा निकलेगा? देखिए, तारिक साहब ने कहा प्राइवेट मेंबर बिल है, मगर बुनियादी तौर पे ये तो शो करता है ना कि गवर्नमेंट अपनी फॉरेन पॉलिसी में नाकाम है। जो अभी इन्होंने $1.5 मिलियन पे लॉबियस्ट फर्म हायर की, वो किस लिए हायर की? अगर ये जो है ना अपने स्ट्रेटिजिक इंटरेस्ट को ही नहीं वॉच कर सकते। अगर अफ़गानिस्तान की बात कर लें तो वहाँ भी इनकी डिप्लोमेसी ज़ीरो है। डिप्लोमेटिक चैनल्स पे तो ये खुद फोकस नहीं कर रहे ना, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स की बात हो रही है। बात है डिप्लोमेसी में तो खुद हम पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहे हैं। आप खुद अपना इमेज क्या दे रहे हैं? रोज़ आप जर्नलिस्ट को उठा रहे हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन आपकी ब्लेटेंटली नज़र आ रही हैं और उसका फॉल आउट जा रहा है बाहर। अगर कोई उन चीज़ों को नोटिस कर रहा है, प्राइवेट मेंबर बिल पेश कर रहा है, आज वो चीज़ सिग्निफिकेंस नहीं रखती, मगर है कि कल को वो चीज़ मोमेंटम भी गैदर कर सकती है। उमैर नियाज़ी साहब, ये जो बिल है, इसकी जो थोड़ी सी जो तफसील मेरे पास है, जो मैंने अमेरिकन मीडिया से ही और BBC से इकट्ठी की है, तो इसका नाम तो पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट है, जो विल्सन और जेम्स वर्नी पेंटा ने इसको पेश किया है। इसमें कहा गया कि मखसूस बैरूनी शख्सियात पर पाबंदी आयद की जाए जो पाकिस्तान में सियासी हरीफों को कैद करने और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं, और पाकिस्तान में सियासी मुखालफिन को मुबैना तौर पर दबाने में मुलव्वस अहम अफराद की निशानदही की जाए और इन शख्सियात के ख़िलाफ़ वीज़े पर पाबंदी के ज़रिए दबाव डाला जाए। लेकिन उमैर नियाज़ी साहब, इसमें आप सहाफ़ियों की गिरफ़्तारी का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इस बिल में तो सहाफ़ियों की गिरफ़्तारी का कोई जिक्र नहीं है, ना ही
जो मीडिया का इसमें कोई जिक्र है, इसमें सियासी मुखालफीन, ओवरऑल बिल तो उसका सियासी मुखालफीन का जिक्र है इसमें। बिल के कंटेंट तो मैंने भी नहीं देखा। ओवरऑल मैं पाकिस्तान की एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ। देखिए हमारा अपना फोकस ही नहीं है। देखिए हम बाहर की चीज़ों को तो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, मगर हम इंटरनली चीज़ों को ऑब्ज़र्व जो कर भी रहे हैं हम वो डिस्कस ही नहीं कर पा रहे। हमारे मुल्क में हमने जो माहौल जिस तरह का बनाया हुआ है, हम एक दूसरे को बस टारगेट कर रहे हैं, एक दूसरे को गिराने में लगे हुए हैं। हालांकि होना क्या चाहिए कि जी गलती को रियलाइज़ करें और डायरेक्शन को मिल बैठ के हम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, मगर उसका फोकस ही नहीं है। हम बस खाली फोकस क्या है कि इमरान खान को किसी तरह से माइनस करें और अच्छा। उसी पे सियासत सारी चल रही है। मज़हर अब्बास साहब, आपको लग रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो हालात हैं, जो सहाफ़ियों को गिरफ़्तार किया जा रहा है, उनके ख़िलाफ़ मुकदमात बनाए जा रहे हैं, इसका कोई इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उस पर पड़ सकता है? ये जो डेमोक्रेसी एक्ट है इस पर पड़ सकता है, या यूरोपियन पार्लियामेंट में भी दोबारा से बहस होने वाली है GSP प्लस स्टेटस पे, तो उस पर कोई असर पड़ सकता है? शुक्रिया मीर साहब। देखिए बिल्कुल पड़ सकता है, और यही गवर्नमेंट को और जो हमारी हुक्मरान जमातें हैं उनको ये सोचना चाहिए कि अगर आप इस तरह के कवानीन लाएंगे जिसमें आप सिर्फ मीडिया ही को नहीं, राइट्स एक्टिविस्ट को भी, और अब तो आप देख लें कि जिस तरह पैका जिस ब्लेटेंटली अंदाज में इस्तेमाल किया जा रहा है, और कहीं आप सहाफ़ियों को पकड़ रहे हैं, कहीं राइट्स एक्टिविस्ट को पकड़ रहे हैं, और जिस अंदाज में पकड़ रहे हैं, और इसको भी छोड़ें आप जिस तरह पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को जो है गिरफ़्तार कर रहे हैं, जिस तरीके से आप वो सारी सेक्शंस लगा के लोगों को जलसे जुलूस करने की इजाज़त नहीं है, आप एंकर्स को ऑफ एयर कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ये सारी फ़ज़ा क्या बना रही है? और इसमें बिल्कुल मैं इस बात से कतई तौर पे वो कि वाशिंगटन में बैठ के कोई पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट लेकर आए, मैं इसके हक़ में नहीं, लेकिन उनका वो अपना राइट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आप यहाँ आपकी पार्लियामेंट बैठ के अमेरिकन डेमोक्रेसी एक्ट ला सकती है? इतनी हिम्मत करेगी इसमें? ये इसको छोड़ें। सबसे पहले ये कि आप, मुझे और आप सबको, तारिक फजल साहब भी यहाँ मौजूद हैं, हमें ख़ुद पता है कि हमने डेमोक्रेसी को किस तरीके से इस वक्त डेमोक्रेसी एग्जिस्ट कर रही है हमारे यहाँ। 8 फरवरी का इलेक्शन उठा लें, या उससे पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले जो पॉलिटिक्स होती रही है उसको उठा लें, तो हम बजाय इसके कि हम ऐसे कवानीन बनाएं कि जिससे हम दुनिया को बता सकें कि पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ द प्रेस भी है, पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद भी है, पाकिस्तान में यहाँ तो आप पॉपुलर लीडर्स की तकारीर नहीं सुनवा सकते, वो तो किसी उस पर तो कोई कानून लागू नहीं होता, वो तो आपने कह दिया और तकरीर ऑफ एयर हो गई, और उसके बाद आप, लेकिन ये तो देखिए ना मदर साहब, ये तो पिछले दौर में भी हो रहा था ना, जब नवाज शरीफ साहब की तकरीर और तस्वीर हम नहीं दिखा सकते थे, अब हम इमरान खान की तकरीर और तस्वीर नहीं दिखा सकते। हाँ मीर साहब, मैं वही बात कह रहा हूँ। तो ये तो पैका भी इमरान खान साहब के दौर में भी पैका ऑर्डिनेंस लेकर आ रहे थे, उनके दौर में भी ऑपोजिशन। लेकिन हम इम्प्रूव किस वक्त करेंगे? क्या हम इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं या मज़ीद डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं? ये जो कवानी, ये जो पैका 2025 लाया गया है, इसको अगर आप देख लें, और मैंने सुबह दोपहर को मैंने बैठ के पुराने मीडिया लॉज देखे, मेरे ख्याल में इतना ब्लेटेंटली किसी कानून का इस्तेमाल नहीं किया जो इस वक्त पैका का इस्तेमाल हो रहा है। आप देखें तो किस तरह उठाए जा रहे हैं, आप देखें तो किस तरह इवन अदालत में पेश किया जा रहा है। आप अगर जर्नलिस्टों को, राइट्स एक्टिविस्ट को हथकड़ी लगा के पेश करेंगे तो आप दुनिया में ये क्या कह सकते हैं कि आपके यहाँ डेमोक्रेसी एग्जिस्ट कर रही है या जमहूरियत मजबूत हो रही है आपके यहाँ? तो मेरे ख्याल में ख़ुद हुक्मरान जमात को, पार्लियामेंट को इस बात को बहुत संजीदगी से लेना चाहिए। हम बारहा ये कहते रहे हैं, खुदा के लिए अच्छी रेगुलेशंस करें, बेहतर रेगुलेशंस करें। चले डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, अब 20 मार्च को फरहान मलिक साहब जो हैं, वो एक जर्नलिस्ट हैं, उनको कराची से FIA ने गिरफ़्तार किया पैका एक्ट में। 26 मार्च को वहीद मुराद साहब को इस्लामाबाद से गिरफ़्तार किया और फिर उनको भी हथकड़ी लगाकर अदालत में पेश किया गया। और 26 मार्च को ही मोहम्मद उस्मान खान साहब को कोयटा से गिरफ़्तार किया, एक और जर्नलिस्ट हैं। ईद पर भी सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जारी रहेगा? जारी नहीं रहना चाहिए, और ना ही कोई गलत क्रैकडाउन होगा। मैं बिल्कुल ज़िम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ। मेरी साहब, ये बात इतनी सीधी सादी नहीं है। जिस तरह आपने 2 जुमलों में एक सवाल पूछ लिया है, मदर साहब ने बड़ा इसके ऊपर एक अपना तबसरा किया है, उनकी अपनी एक राय है, मैं बड़ा एहतराम भी करता हूँ उनका, उनकी राय का भी।
देखिए, गुजारिश ये है जी कि दुनिया के तमाम ममालिक में मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, उसे किसी न किसी हवाले से रेगुलेट ज़रूर किया जाता है। ये आप नहीं कह सकते कि शुतरे बेमुहार है, अमेरिका है, यूरोप है, कोई दुनिया का मुल्क है कि मुकम्मल आज़ादी राय है। ये हमारे जो तुरम खान यहाँ पाकिस्तान से भागे हुए हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़, हमारी रियासत के ख़िलाफ़ बयानिया बाहर बैठ के बनाते हैं। PTI भी उसे ओन करती है, इनका सोशल मीडिया उसे ओन करता है, बल्कि उसे प्रोपोगेट करता है। मैं उन लोगों को ये चैलेंज करता हूँ कि वहाँ बैठ के आप आज़ादी राय की इजहार के तौर पे ज़रा फ़लस्तीन की और गज़ा की बात तो करें। अगले दिन आपका वहाँ पे नामो निशान नहीं नज़र आएगा कि आप वहाँ एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं। यहाँ तो आप कह रहे हैं ना, हथकड़ी लगे हुए पेश हुए हैं, कोई मुकदमा दर्ज हुआ होगा, मुझे उसकी डिटेल का नहीं पता। नहीं सर, आपको डिटेल का पता होना सुने ना, मैं बता दूंगा, लेकिन जो देखें, वहीद मुराद साहब जो हैं, वहीद मुराद साहब के घर में रात को 2-2:30 बजे FIA, पता नहीं FIA थी कौन था, 12 लोग घुसे, उनको उठा के ले गए, कोई वारंट नहीं दिखाया। मैं मुकम्मल कर लूं। अगले दिन दोपहर को उनको हथकड़ी लगा के अदालत में पेश किया और उन्होंने अदालत को बताया कि FIA के हवाले मुझे 20 मिनट पहले किया गया। मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि मैंने जिन ममालिक का जिक्र किया कि वहाँ पे आज़ादी राय की बुनियाद पे जो चीज़ें पाकिस्तान और पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ बकी जा रही हैं, उन्हीं ममालिक उसी जगह बैठ के वो लोग गज़ा और फ़लस्तीन की बात नहीं कर सकते आज़ादी राय की बुनियाद पे। लेकिन ना तो फ्रांस इसकी इजाज़त है। अभी ये जो बात कर रहे हैं जी विल्सन साहब, और ये पता नहीं इन्होंने कोई वहाँ पे बड़ा कोई पटाखा चला दिया, कुछ भी नहीं हुआ, ना कुछ होना है। मैं पहले आपको बता चुका हूँ, मैं कतई तौर पे इसके हक़ में नहीं हूँ कि किसी की आवाज़ बंद की जाए, किसी के खिलाफ गलत आप गिरफ्तार करें ज़रूर करें, लेकिन वारंट के साथ गिरफ्तार करें। नहीं, ये तो एक और निटी ग्रिटी में हम चले गए हैं ना कि वारंट था, टाइम क्या था, ये मैटर नहीं करते। मेरे खिलाफ अगर पर्चा हुआ है और पुलिस मुझे पकड़ना है तो मैं कहूँ जी ये नहीं, पर्चा भी नहीं हुआ, 6 बजे क्यों आए, पर्चा भी बाद में, ये निटी ग्रिटीज़ हैं। मैं एक पॉलिसी की बात कर रहा हूँ कि एज ए पॉलिसी गलत किसी को गिरफ्तार करना, उसकी कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, मैं भी नहीं करूँगा। लेकिन देखें, सोशल मीडिया और पाकिस्तान की रियासती और इदारों के ख़िलाफ़, और मैं रियासत की बात पहले की है, उसके ख़िलाफ़ जिस तरह सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना बेहंगम आज़ादी पाकिस्तान में है ना, इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आपने 1.5 साल से पाबंदी लगाई हुई है, ट्विटर पे, एक्स पे पाबंदी लगाई हुई है, और आप कह रहे हैं कि इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो पहले तो प्राइम मिनिस्टर और सारे जो वजीर साहिबान हैं वो उस पाबंदी का एहतराम करें। मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन करता हूँ, मुझे आप ये बताएं कि क्या किसी भी मुल्क में, और चलें पाकिस्तान की बात कर लें, क्या मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए कि मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर जो आपके दिल में आप कहें? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो मैं यही बात मैं भी कर रहा हूँ। हाँ, उसको कहीं तो आपने रेगुलेट करना है ना। हाँ, अगर इन कवानीन में किसी जगह हमारे जर्नलिस्ट हजरात, आप समेत मदर साहब हैं, किसी जगह आप समझते हैं कि ये ठीक नहीं है, हम उसे ठीक करने के लिए तैयार हैं। ये ऑफर मैं आपको कर रहा हूं। सर कब करेंगे? नहीं, देखें, हमारे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने मुतअद्दिद दफ़ा डायलॉग किए हैं, बैठे हैं, बातचीत हुई है सहाफ़ती बरादरी के साथ, आपके जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं उनके साथ, और इसको अमेंड भी किया गया, और मज़ीद अगर आप चाहते हैं अमेंडमेंट तो हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन बुनियादी बात से देखें, आप भी इतफाक़ कर रहे हैं कि आपको मीडिया और सोशल मीडिया को रेगुलेट करना है, इसकी हुदूद व क़यूद का तयन आपने करना है। वजह यह है कि हम खुद विक्टिम हैं। मैं हूँ, मज़हर अब्बास साहब, हम सारे विक्टिम हैं, क्योंकि जो कुछ मखसूस किस्म के लोग हैं वो तो हम पे भी झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं। और आखिरी में एक जुमला और कह दूँ कि हम तो चूँकि पब्लिक के लोग हैं, उठना बैठना हमारा आवाम के साथ है। आप यकीन करें कि आवाम की ये ख्वाहिश है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो एक दूसरे की इज्जत उछाली जाती है, गालियाँ दी जाती हैं, उनको रोका जाए। दोनों तरफ से दी जाती है, एक तरफ से नहीं गालियाँ दी जाती, दोनों तरफ से दी जाती है। मैं कहता हूँ जिस तरफ से भी दी जाए उसे रोका जाए, उनका बंदोबस्त किया जाए। आवाम इस पर बड़ा खुश है, पब्लिक इस पे खुश है। अभी कल पीपल्स हमें वो कहते हैं कि जी इनका मुंह बंद करें, बेलगाम आज़ादी नहीं होनी चाहिए। अभी कल पीपल्स पार्टी ने शिकायत की है फेडरल गवर्नमेंट से, आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से, PTV के एक एंकर के बारे में कि उसने सोशल मीडिया पे सदर आसफ अली जरदारी साहब के बारे में झूठे इल्ज़ामात लगाए हैं। अगर तनख्वाह PTV से ले रहा है और ट्वीटें कर रहा है सदर जरदारी साहब। अगर PTV के एंकर ने हरकत की है और जिन कवानीन का हम जिक्र कर रहे हैं, अगर उस जुमरे में वो आता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं होगी। वाई शुड बी स्पेयर्ड? नहीं होगी। ये कोई बात नहीं है, क्योंकि वो दूसरी ट्वीट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहब की तारीफ़ें शुरू कर देता है, तो उसके खिलाफ कैसे कार्रवाई होगी? इसको मैं ज़रा बिल्कुल वो क्लोज करता हूँ कि मैं किसी भी सियासी शख्सियत को सामने रख के इन कवानीन की मेरिट डीमेरिट की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ लेकिन आपने एक अच्छी बात की है कि इस पे जो है ना हुकूमत जो है वो फ्लेक्सिबल है, इस पे बातचीत करने के लिए तैयार है। अच्छा, अब ये बताएं उमैर नियाज़ी साहब कि हम सुन रहे हैं कि ईद के दिनों में भी जो है वो तहरीक इंसाफ हडियाला जेल के बाहर जो है वो कोई मुजाहरे वगैरह करेगी, तो क्या ये वाकई आप सीरियस हैं इस मामले में या सिर्फ ये एक ऐलान ही है?
अच्छा नहीं, ये ऐलान की बात नहीं, इस तरह की चीज़ कोई ज़ेर बहस मेरे सामने तो नहीं आई, बल्कि कल सलमान राजा साहब का मैं किसी जगह पे सुन रहा था, वो जो प्रोटेस्ट के हवाले से भी उन्होंने कहा था अभी कोई पॉलिसी इस तरह की जुनैद बनी अकबर नहीं साहब है, ने खान तो साहब की तरफ से स्टेटमेंट कोई दे ऐसी दिया है। चीज़ कन्वे नहीं हुई। जुनैद अकबर साहब ने तो ऐलान कर दिया है। अब देखिए, खाली केपीके ने तो नहीं करना ना, ओवरऑल सारे पाकिस्तान ने जो भी पॉलिसी बनेगी पाकिस्तान के लिए बनेगी। जुनैद अकबर साहब केपीके के सदर हैं, अब जनरल सेक्रेटरी सलमान राजा साहब हैं। आज बल्कि पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात थी, वो भी करने नहीं दी गई, हालांकि हाई कोर्ट का ऑर्डर मौजूद था। मुलाकात होती तो इस तरह की चीज़ों की तो क्लैरिटी अगर ये सूरत हाल है तो फिर हुकूमत और तहरीक इंसाफ की मुहाजरा कैसे कम होगी? देखें, ये तो खुद चाहते ही नहीं ये खलीज कम हो। इनका फोकस क्या है कि एक फ़ौज के साथ हमारा तनाज़ा नज़र आए, उसी पैराए में नज़र आए और ये मौज करते रहें। हालांकि ना तहरीक इंसाफ की उस तरफ लड़ाई की इंटेंशन है। तहरीक इंसाफ क्या चाह रही है कि पॉलिटिकल स्पेस बहाल की जाए, और उस पॉलिटिकल स्पेस बहाल करने के लिए इस मुल्क में स्ट्रगल की जाएगी और वो करते रहेंगे। अच्छा मदर साहब, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक इनिशिएटिव लिया, उन्होंने एक पेशकश की है कि वो तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान कोई मामला ठीक करवा सकते हैं, कोई मुसालियत करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं वो? क्या आपको लगता है कि उनमें इतनी सलाहियत है कि वो ये काम कर सकेंगे? देखिए, ये बड़ा टेस्ट होगा, लेकिन बज़ाहिर तो मूव बहुत अच्छी है कि अगर आप दोबारा पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन बुला लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, जिसमें तहरीक इंसाफ भी शरीक हो, वो अपना जो भी मौक़िफ़ रखे। मेरा ख़्याल है, अगर मुझे नहीं पता कि बिलावल साहब की इनिशियली किसी तहरीक इंसाफ के लोगों से ये बात हुई थी कि हुई है या नहीं हुई है कि अगर हम इस तरह की मूव करें तो आप तैयार होंगे नहीं होंगे, लेकिन ये मूव बज़ाहिर मेरा ख़्याल है अच्छा होगा। और अगर तहरीक इंसाफ इस पर किसी भी कंडीशंस के तहत उस पर तैयार हो जाती है, लेकिन क्या बिलावल भुट्टो इस हवाले से ख़ुद अडियाला जेल जाएंगे और तहरीक इंसाफ के बानी से बात करेंगे, या किसी ऐसी जगह पे उनको लाया जा सकता है जहां ये गुफ्तगू हो? लेकिन अगर जॉइंट सेशन में इमरान खान साहब को लाया जाए तो इसमें, और वो मैक्सिमम अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू देंगे ना, जो भी है। जॉइंट सेशन में वो कैसे आएंगे? वो तो मेंबर नहीं है पार्लियामेंट के। नहीं, मैंने एक बात की, चले आप उसके तहत ये भी हो सकता है ना कि कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो जाए, एपीसी में आ सकते हैं, चले किसी पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट से बाहर कोई कॉन्फ्रेंस हो जाए जिसमें वो शरीक होने पर तैयार हो। पहली बात तो ये कि क्या बानी पीटीआई बिलावल भुट्टो से बात करने को तैयार होंगे? मेरा ख्याल है अगर वो नहीं होंगे तो जाहिर है वो एक अपॉर्चुनिटी मिस करेंगे। लेकिन अगर वो तैयार होते हैं या इवन अपनी पार्टी को कहते हैं कि हम तैयार हैं, इसमें जो भी पार्लियामेंट में वो जा सकती है, उनका जो भी मौक़िफ़ है वो वहाँ बयान किया जा सकता है। जो इनिशिएटिव है वो बहुत अच्छा है। इनिशिएटिव सियासी इनिशिएटिव है, इसको आप गैर सियासी इनिशिएटिव नहीं कह सकते। और इसके साथ अगर ऐसा हो, मुमकिन हो कि दोबारा जॉइंट सेशन बुलाया जाए, क्योंकि देखें ये जो जॉइंट सेशन हुआ है इसमें वो एक यक ज़बान हो के हम बाहर नहीं निकले। अनलाइक 2014 जब ऑल पार्टीज़ को हुई थी, उसमें इमरान खान साहब भी गए थे जब APS के बाद, उसमें जो हमें मुत्तहिदा पूरी पाकिस्तान की कौम नज़र आई थी, वो हमें इस मरतबा जाफ़र एक्सप्रेस के वाक़े पे नज़र नहीं आई, क्योंकि उस वक्त जब बुलाया गया था सेशन उसमें सारे लोग थे। अच्छा, वैसे यहाँ जो सेशन बुलाया गया उसमें जल्दबाजी की गई मेरे नुक्ते नज़र से। अच्छा, मेरा ख्याल है अगर मुलाकात करवा दी जाती जो है बानी से PTI के रहनुमाओं की, तो उसमें क्या होता? अच्छा, मुलाकात आप डिले कर देते हो। मुलाकात करवाई गई थी लेकिन ज़रा लेट हो गई थी, दोपहर के वक्त करवाई गई थी, सुबह नहीं करवाई गई थी। लेकिन डॉक्टर तारिक फजल साहब, जो बिलावल साहब का इनिशिएटिव है, आपके ख्याल में इस पर कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है? जी, मैं उस पर आता हूँ जी। सिर्फ एक आखिरी बात जो अभी मदर साहब ने की है कि सेशन जो बुलाया गया कौमी सलामती के हवाले से जल्दबाजी में बुलाया गया, ऐसी बात नहीं है। ये बड़ा एक वेल थॉट प्रोसेस था और बड़ा इसने अपना जो उसके लिए टाइम चाहिए होता है वो दिया गया। तहरीक इंसाफ के ऑनरेबल मेंबर्स जो उनके चीफ विप भी हैं और उनके पार्लिमानी लीडर भी हैं, रात 10:30 बजे तक, मैं चूँकि चीफ विप भी हूँ अपनी पार्टी का, मेरे साथ रब्ते में थे और हम लिस्टें एक्सचेंज कर रहे थे रात 10:30 बजे तक। मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ कि आपके कितने लोग आएंगे? 10 सेनेटर्स, 4 MNAs, 10 नहीं, डॉक्टर निसार जट 10 सेनेटर्स, 4 MNA। डॉक्टर निसार जट साहब यहाँ ऐलान करके गए कैपिटल टॉक में कि हम कल जा रहे हैं। मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि 10:30 बजे तक मैं पार्लियामेंट बैठा था, सारे इंतजाम का जायज़ा ले रहा था, लिस्टें एक्सचेंज हो रही थी।
कोई ऐसी बात नहीं थी कि हम जो है नहीं आ रहे, इमरान खान की मुलाकात ज़रूरी है, ये पता नहीं ख्याल कब उनके जहन में आया, कैसे उन्होंने ये गलत फ़ैसला किया और गैर ज़िम्मेदाराना फ़ैसला किया कि संताइयाँ मीटिंग से उन्होंने बाइकआउट किया। दूसरी बात हमने बिलावल साहब की ज़ाहिर है जी, बिलावल साहब पार्टी के पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, एक बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, अगर वो इसमें रोल अदा करना चाहें तो ज़रूर करें, हम इसे अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन मेरे भाई ने अभी बात की उमैर न्याई साहब ने कि जी मुस्लिम लीग नून या गवर्नमेंट ये चाहती है जी कि तरीक़ इंसाफ और फ़ौज के दरमियान में एक डिस्टेंस रहे और हम इसमें खुश हैं। हम कतई तौर पर इसमें खुश नहीं हैं। आपका PTI का जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनसे जो जहर उगला जाता है फ़ौज के ख़िलाफ़ और इदारों के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एंटी स्टेट बयानिया बनाया जाता है, उसके होते हुए किसी और की ज़रूरत है कि आपके और फ़ौज के दरमियान में फ़ैसला पैदा करने की कोशिश करे। यानी मुसलसल आप एंटी स्टेट बयानिया बना रहे हैं। कोई 4-5 भगोड़े आपके पाकिस्तान से बाहर हैं, वहाँ से एक तरह मिसरा दिया जाता है, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैंडलर्स पाकिस्तान के अंदर पूरी पूरी गज़लें उन पर लिखते हैं और गालियों का एक ढेर है। और आप गद्दारी के फतवों से लेके कौन सी ऐसी गाली है जो आप नहीं देते इदारों को और उसके बाद पाकिस्तान को, रियासत को, और फिर आप कहते हैं जनाब कोई फ़ैसला पैदा करने की कोशिश कर रहा है। हम तो आपने बिलावल साहब की बात की है, मैं कह रहा हूँ कि कोई खौफ खुदा करे, सियासत को सियासी मैदान में रहने दें। आप इलेक्शन 2024 की बात करते हैं, ज़रा आए पहले 2018 के इलेक्शन की बात करें, उस वक्त क्या हुआ था भाई, ये उससे पीछे चले जाएं। इलेक्शनों पे एतराज़ात होते रहे हैं, आप एक बात को उठा के रियासत और उसके इदारों के ख़िलाफ़ अगर चढ़ दौड़ेंगे, किसी सूरत भी ये जस्टिफाइड नहीं है। और आपको अपना ये जो तर्ज़ अमल है, जब तक आप इसे सुधारेंगे नहीं, बात बनेगी नहीं। तो उमैर नियाज़ी साहब का जो तर्ज़ अमल है वो तो मेरा ख्याल है बड़ा मुनासिब है, वो तो ऐसी बात नहीं कर रहे। नहीं, मैं उमैर नियाज़ी साहब की पार्टी की बात कर रहा हूँ, नहीं, मैं इनफरादी तौर पर इनकी बात नहीं कर रहा। पार्टी में जो समझे जाते हैं सबसे हार्डलाइनर जुनैद अकबर साहब, वो भी यहाँ बैठ के ये कह के गए थे कि जी हम इदारों के साथ मुहाजरे नहीं चाहते। अच्छा, इस पर मजीद बात ये लोग जो है ना, एक जुमला मैं से फ़र्ज़ कर दूँ कि ये लोग अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, इनमें कुछ हार्डलाइनर्स भी हैं, लेकिन मैं उनमें तफरीक नहीं करता। लेकिन ये सारे के सारे अपने इनके PTI के जो सोशल मीडिया अकाउंट हैंडलर्स हैं उनके यरगमाल बने हुए हैं ये। अच्छा, ये उस बयानी के खिलाफ बात नहीं कर सकते। अच्छा, इस पे बात करते हैं एक वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। उमैर नियाज़ी साहब, ज़रा ये थोड़ा सा हमें बताएं कि ये जो तारिक फजल चौधरी साहब का एक नुक्ता है कि आपकी गुफ्तगू तो बड़ी अच्छी होती है और भी लोगों की गुफ्तगू बड़ी अच्छी होती है, लेकिन जो तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है वो इदारों के ख़िलाफ़ न सिर्फ प्रोपेगेंडा करता है बल्कि गाली गलोच भी करता है। तो ये जो कंट्राडिक्शन है इसकी आप कैसे वजाहत करेंगे? अच्छा जी, इसके लिए थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा। देखें, इमरान खान साहब जेल में हैं, 2 साल होने को आ रहे हैं और जेल भी ऐसी काट रहे हैं कि किसी को आपने इमरान खान की शक्ल तक नहीं देखने दी, किसी अवाम के बंदे ने आवाज़ नहीं सुनी। हालांकि और भी पॉलिटिकल लीडर्स जेल जाते रहे, वो अपनी पेशियों पे आते थे, वो मीडिया से ओपनली बात करते थे, उनकी ओवरऑल लाइव रिपोर्टिंग होती थी, उनका आना जाना सारे देखते थे। अब देखें, इस फेज़ में इमरान खान की आवाज़ को किसने ज़िंदा रखा है? इस सोशल मीडिया ने ज़िंदा रखा है। वो बेसिकली इमरान खान की तवाना आवाज़ बन के सामने आया, ठीक है। उसमें अब वो ऑर्गेनिकली डेवलप हुआ है, उसमें ये नहीं है कि कोई PTI है, उसमें खान के चाहने वाले अक्रॉस द बोर्ड बाहर भी लोग बैठे होंगे। फिर कुछ लोगों के अपने भी इंटरेस्ट होते हैं, वो आप माइनस नहीं कर सकते, जिस तरह से तारिक फजल भाई बात कर रहे थे। मगर देखें, सोशल मीडिया सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, उधर गलत भी इंफॉर्मेशन आएगी, सही भी आएगी। बात है कि अवाम अकल रखती है, वो चीज़ों को डिसाइफर कर सकती है। अगर हम बात कर रहे हैं, आप कहें कि जी इदारे पे क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, भाई इदारे के रोल के बारे में तो बात हो सकती है ना, कि सियासत का रोल किसका है? सियासत का रोल सियासतदानों का है, ठीक है। अगर हम बात करें कि जी दहशतगर्दी से लड़ाई करनी है, ठीक है, दहशतगर्द से तो बिल्कुल हमारे इदारे लड़ेंगे, मगर दहशतगर्दी से कौन लड़ेगा? दहशतगर्दी से इस कौम ने लड़ना है, उनको कौन एक पेज पे लाएगा? उनको सियासतदान एक पेज पे लाएंगे। बात है ये थोड़ा सा जो है ना लफ्ज़ों का फ़र्क है, मगर उन चीज़ों को हम इस तरह से कर लेते हैं कि हम पूरी की पूरी एक जमात को, हमने कोशिश भी की बाकायदा कि PTI को किसी टेररिस्ट जमात लेबल किया जाए, सारा कुछ मतलब करके देख लिया गया। बात है फिर भी आज भी तमाम तर उन हमलों के बावजूद तहरीक इंसाफ खड़ी किस चीज़ पे है? कि रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ी है। आपके आईने पाकिस्तान जो रोल देता है तमाम इदारों को, उनकी बात कर रही है। अगर उसमें कोई गलती है आप बता दें, हम उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। अच्छा, आपने दहशतगर्दी का जिक्र किया तो मज़हर अब्बास साहब, आप भी पिछले दिनों ग्वादर में एक बुक फेस्टिवल पे गए हुए थे, तो कल रात को ग्वादर कराची कोस्टल हाईवे जो है वहाँ पे बसों को रोक रोक के
और कुछ लोगों के शनाख्ती कार्ड देखकर उनको कत्ल कर दिया गया है। बहुत ही अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत वाक़या है। ये वाक़यात रुकने का नाम नहीं ले रहे और आपने थोड़ी देर पहले ख़ुद कहा कि जाफ़र एक्सप्रेस पर जो हमले का वाक़या है उसके बाद जिस तरीके से हुकूमत और अपोजिशन को इकट्ठे होकर सामने आकर एक मुतहदा मुहाज़ बनाना चाहिए था, वो नहीं बनाया गया और अभी कल भी एक वाक़या हो गया है। तो फिर ये इनमें अगर मुहाजराई कम नहीं हो रही तो आपके ख्याल में इसका फ़ायदा जो है दहशत गर्दों को नहीं होगा? देखिए, हो ही रहा है ना। आप ये देखें कि बलूचिस्तान की सूरत हाल देख लें, ख़ुद खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल देख लें, तो आपके अगर दो हसास तरीन सूबे इस वक्त डिस्टर्ब्ड हैं तो पाकिस्तान एक नॉर्मल स्टेट कैसे चल सकता है। लिहाजा इस चीज़ को सिर्फ एक ही अंदाज में डील करने का ना सोचा जाए। गवादर में वहाँ जाके लड़के लड़कियों से जो बातचीत हुई, वहाँ जितना उनको पढ़ने लिखने का शौक़ है, जितना उनके हाथों में मैंने किताबें देखी हैं, तो वो तो उस तरीक़े से सोच रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में बिल्कुल, और ये बात इसमें तो कोई दो राय नहीं आपके ख्याल में कि अगर आप किसी को आपके ख्याल में अब बलूचिस्तान में ऑपरेशन नागज़ीर नहीं हो गया? आप देखिए कितने ऑपरेशन नागज़ीर ऑपरेशंस आपने किए हैं इस मुल्क में, आप उनके रिजल्ट्स उठा के देख लें। जितने चीज़ ये होती है कि बिल्कुल टेररिज्म को किस तरीके से डील करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसकी बिना पे अगर आप पॉलिटिकल प्रोसेस को ही रोक दें पूरी तरीके से, तो फिर उसके नताइज क्या होते हैं। आप देखें कि जो लोग पॉलिटिकल स्ट्रगल, देखें दहशतगर्दी हमेशा सियासी जद्दोजहद की राह में सबसे बड़ी रुकावट होती है, सियासी जद्दोजहद को डैमेज करती है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप सियासी जद्दोजहद का रास्ता ही रोक दें, आप सोचें कि कराची में क्या हुआ था अभी पिछले दिनों। मतलब अगर कुछ लोग जो है यहाँ मुजाहरा करना चाह रहे थे तो क्या वो मुसल्लह थे? अगर वो सियासी मुजाहरा करके, आप उसकी वजह से देखें 3-4 घंटे कराची की मेन शाहराह पे ट्रैफिक जैम रहा। लोगों ने अफ्तारी सड़कों पे बैठकर की अफ्तारी, सिर्फ किस वजह से कि आपकी हैंडलिंग ऐसी थी कि आपने 50-100 लोग आके मुजाहरा कर देते, मामला ख़त्म हो जाता। अगर उसके बाद आपने गिरफ्तारी करनी ही थी तो आप उसके बाद गिरफ्तारी कर लेते। फिर आपने गिरफ्तारी की, बेल हुई, फिर आपने उस पर MPO लगा दिया। ये चीज़ें कहाँ किस तरफ ले जाती हैं? ठीक है। उन सियासी कारकुनों को फिर किस तरफ ले जाएंगी वो चीज़ें? अच्छा, इसको हमारी रियासत नहीं सोच रही। ये चीज़ें समझने की हैं। माजी में बलूचिस्तान में माजी के ऑपरेशन 70 से लेके आज तक के ऑपरेशन का जायज़ा ले लें। आप खैबर पख्तूनख्वा में आज तक के ऑपरेशन का जायज़ा ले लें। टेररिज्म को बिल्कुल डील करना चाहिए और टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए सबको मुत्तहिद होना चाहिए। लेकिन उसके साथ क्या आप मामले को सियासी अंदाज में डील नहीं करेंगे? जी अच्छा, इस पे एक और सवाल पैदा होता है तारिक फजल चौधरी साहब के, अब एक तरफ अख्तर मेंगल साहब कल 28 मार्च से लॉन्ग मार्च कर रहे हैं वड से कोयटा की तरफ, दूसरी तरफ ग्वादर कोस्टल हाईवे पे दहशतगर्द अपना काम कर रहे हैं। और मदर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि ये जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है या ह्यूमन राइट्स के लिए जो लोग स्ट्रगल करते हैं उनके लिए सबसे बड़ा मसला पैदा करते हैं ये जो दहशतगर्दी में लोग मुलव्वस होते हैं। तो अब दहशतगर्दों को और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको एक ही नज़र से अगर देखा जाए और कहा जाए कि सबके खिलाफ ऑपरेशन होगा, तो क्या उसका अल्टीमेट फ़ायदा दहशतगर्दों को नहीं है? मीर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। और ये भी बड़ी एक, आप ये कहें कि सूरत हाल ऐसी है जिसकी तफसीली वज़ाहत बड़ी ज़रूरी है। कोस्टल हाईवे की आपने बात की, मैंने गवादर से कराची तक बाय रोड उस पर सफ़र किया हुआ है और 8 घंटे का वो सफ़र है। इंतहाई खूबसूरत इलाका है और वो रोड थ्रू आउट जो है वो समुंदर के साथ साथ है। और वो जो समुंदर आप उस रोड पे देखते हैं वो दुनिया में बहुत कम आपको देखने में मिलता है। वो खूबसूरती है उस समुंदर में। आपने भी गालबन मुझे बताया कि देखा है वो एरिया। ये बदकिस्मती की बात है कि वहाँ पे इस तरह की सूरत हाल जो है देखने में आ रही है। लेकिन देखें, आप सियासी जद्दोजहद को, सियासी पार्टीज़ को आप किसी सूरत में उसका मवाजना या लिंक नहीं कर सकते जो दहशतगर्द हैं और रियासत के ख़िलाफ़ उन्होंने हथियार उठाए हुए हैं और पाकिस्तानियों को जो है वो बेगुनाह पाकिस्तानियों को वो जो है वो कत्ल कर रहे हैं, शहीद कर रहे हैं। ये जो मदर साहब ने बात की ना, जब मैं हैंडलिंग गलत होगी मैं वहीं से शुरू कर लेता हूँ, मैं इनकी बात 100% मान लेता हूँ। भाई मैं मुतअद्दिद दफ़ा ये कह चुका हूँ कि ये हुकूमत जो है ये इंसानों की है, फरिश्तों की नहीं है। गलतियाँ हो सकती हैं, हैंडलिंग में गलतियाँ हो सकती हैं।
आपने कहा जनाब फलां एक्ट आपने गलत बनाया, चलें जी गलत होगा उसमें, मैंने आपको कहा उसको ठीक कर लेते हैं मिल बैठ के, हम भी इंसान हैं आप भी इंसान हैं, इसमें कोई बहस नहीं है। बहस इस बात पे है कि आप ये मिसाल दे के जनाब को यहाँ पे जलसा नहीं करने दिया गया, जुलूस नहीं करने दिया गया, लिहाजा उनकी आवाज़ जो है दहशतगर्दों की आवाज़ में, या उनका बयानिया कह लें, चलें मैं आवाज़ नहीं कहता, बयानिया कह लें, वो उनके बयानिए से जो है वो मैच कर रहा है, वो दहशतगर्दों की कॉज की सपोर्ट कर रहा है। अब 2 सूबों का आपने नाम लिया, अब यहाँ पे हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, अब तो तीसरी टर्म है उनकी केपी में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ आपको कोई मजबूत और तवाना आवाज़ नज़र आती है? मैं खुदा गवाह है, मैं बिल्कुल गैर सियासी बात कर रहा हूँ कि कोई मुझे बता दें, आप एज ए पाकिस्तानी आपसे सवाल करता हूँ, लेकिन वो कि खड़े होते हैं कोई बात करते हैं कि दहशत गर्दों का हम कला कमा करेंगे, हम जो इदारा इनका कला कमा करेगा उसके खिलाफ उसके साथ खड़े होंगे। कहते हैं कि जी मैं पुलिस और CTD के जरिए करूँगा दहशत गर्दों का कला कमा। सर एक तरफ ये बयान देते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं जी हमारे 8 से 10 अजला के अंदर शाम 4 बजे के बाद ना पुलिस है ना फौज है, ये उनका बयान है वज़ीर आला का। अगर इतनी आप समझते हैं कि शाम पुलिस 4 बजे की बात वो गलत कर रहे हैं, दोपहर 1:30-2 बजे के बाद। चलें मैं अब आपकी बात पे आ जाता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि पुलिस वहाँ पे इफेक्टिव नहीं है। असर के बाद, अब जोहर के बाद तो पुलिस इफेक्टिव ना हुई ना, मेरी बयानिए की बात कर रहे हैं ना जो मैं अर्ज कर रहा हूँ आर्गूमेंट, तो फिर इसका मतलब ये है कि पुलिस को भी और लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को इकट्ठा मिल के वहाँ पे अमन अमा की सूरत हाल को मजबूत बनाना और रेट कायम करना जरूरी है। पॉलिटिकल पार्टीज को भी तो इकट्ठा होना चाहिए सर, वो तो बुनियाद है ना। मैं पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहा हूँ कि आप एक सूबे पे हुकूमत कर रहे हैं लेकिन आपको कंफ्यूजन है, आप नई दहशतगर्दी के खिलाफ खुल के आ रहे हैं। चलें इस पे उमैर न्याई साहब से बात करते हैं वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदीद। उमैर न्याई साहब, आप वकील भी हैं और इमरान खान साहब को भी रिप्रेजेंट करते हैं अदालतों में, आप उनकी पार्टी के MNA भी हैं। आज इसकी तो वजाहत कर दें, ये जो तारिक फजल चौधरी साहब ने बड़ी तफसील के साथ कहा है कि आपकी पार्टी जो है वो टेररिज्म के मामले पे क्लियर नहीं है और शायद कोई कन्फ्यूजन है। नहीं, टेररिज्म के मामले में बिल्कुल जमात क्लियर है। और देखें, अब हमारी नाकाम फॉरेन पॉलिसी का नतीजा है कि टेररिज्म आज दोबारा दहशतगर्दी हमारे घर में आ गई है। देखिए, इमरान खान 12 दफ़ा कह चुके हैं कि 2200 किलोमीटर का बॉर्डर है। इस पोरस बॉर्डर पे आप 24 घंटे नहीं खड़े हो सकते, आप इस तरह से दहशतगर्दी का इन्फ्लक्स नहीं रोक सकते। आपका अपना अफगानिस्तान के साथ कितने ताल्लुकात हैं ये देखना है। देखें, आपके मुतअद्दिद इमरान खान के बाद फ़ॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो साहब भी रहे, ठीक है, उसके बाद भी फ़ॉरेन मिनिस्टर आए, कितनी दफ़ा इन्होंने अफगानिस्तान जाने की कोशिश की है। देखें, गढ़ तो अफगानिस्तान है ना, जहाँ से दहशतगर्द आते हैं इधर कार्रवाइयाँ करते हैं। देखें, KPK की गवर्नमेंट ने अपना रिजॉल्व शो किया है। अभी 10 दिन पहले, 10 थोड़ा से शायद दिन ज़्यादा हो गए होंगे, करक के इलाके में ऑपरेशन खुद ही किया, 500 से ज़ायद दहशतगर्दों को उखाड़ा करक की पहाड़ियों से। देखें, ओवरऑल लॉजिस्टिकली कहीं प्रॉब्लम हो जाते हैं। जहाँ जब गवर्नमेंट कहे कि जी हम हेलीकॉप्टर अवेलेबल करें, तो वो तो फेडरल गवर्नमेंट या जो है ना इदारे ने अवेलेबल करके देना है, वहाँ लिमिटेशन आ जाती है। मगर KPK के में सूबे में रिजॉल्व है, KPK के लोग भी खुद भी दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ना जानते हैं। ये हमारा मसला नहीं, मसला आ किधर है, बलोचिस्तान में टोटली डिफरेंट तनाजुर है। देखें, जहाँ आपने मसनूई हुकूमत बिठाई हुई है, और तारिक भाई ने कहा ना इंसानों से गलती होती है, भाई इंसानों से गलती हो जाती है, मगर मसला ये है जहाँ मसनूई लोग बैठे हों। अब मसनूई दांतों के साथ आप जो है ना अखरोट तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप तोड़ सकते हैं, वो पॉसिबल ही नहीं है। बात है कि जो लोगों जिन्हें आपने प्रोसेस से बाहर किया हुआ है, जो लेजिटिमेट स्टेक होल्डर्स हैं, उनको ऑन बोर्ड लाएं। फिर आप देखें दहशतगर्दी किस तरह से जो है ना नहीं रुकती। ये सारे मसनूई हैं, सारे गायब हो जाएंगे, मगर आप एक दफ़ा दिल बड़ा करें, जिनका ड्यू स्टेक बनता है। जी तारिक फजल चौधरी साहब, इस पे क्या जवाब? देखिए, बड़ा मुख्तसर बात है जी। वो सिर्फ जो है ना वो अल्फाज को दाएं बाएं करके मेरा भाई जो है वो उन्होंने कहा कि गुजारा करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों करक में खुद ऑपरेशन किया है। नहीं, ये अगर किया है तो बहुत अच्छा किया, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन नहीं किया मुझे पता है। ये सारी जो है ना ये गिमिक्स हैं, अल्फाज की गिमिक्स हैं। उन्होंने, मेरे भाई ने भी बात की, उन्होंने कहा जी कि ये अल्फाज की बात है। ये अल्फाज की बात नहीं, ये नीयत की बात है। आपकी वहाँ पे नीयत ही नहीं है। मैं बड़ा खुल के ये बात कर रहा हूँ। आपने कहा जी स्टेक होल्डर्स और लेजिटिमेट, चले मैं KP की बात पे दोबारा आ जाता हूँ। आप लेजिटिमेट हैं, मैं कहता हूँ जी आप लेजिटिमेट हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट में है, भाई आपका स्टैंस वहाँ पे क्लियर नहीं है। आपने अफ़गानिस्तान की बात की, शुक्र है कि आपने ये बात मान ली कि अफ़गानिस्तान गड़ा है और वहाँ पे हैंडलर्स मौजूद हैं, जो पाकिस्तान में जो कार्रवाइयाँ होती हैं
उनके हैंडलर्स वहाँ पे हैं और बॉर्डर के ऊपर हैं और वो उन कार्रवाइयाँ करवाते भी हैं और उन्हें कंट्रोल भी करते हैं। अब अफ़गानिस्तान से हमारा सबसे बड़ी दरख्वास्त यही है कि खुदा के लिए पाकिस्तान की सिक्योरिटी हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुकद्दम है। आपके साथ ताल्लुकात हैं, बरादराना ताल्लुकात हैं, हर दफ़ा हमने आपको सपोर्ट किया है, आपकी ट्रेड के हम ज़ामिन हैं, मुहाफ़िज़ हैं, पहले भी रहे हैं, करेंगे, सब ताउन करेंगे। लेकिन आप कम अज़ कम जो पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं ग्रुप्स, चाहे वो TTP है, चाहे वो BLA है, उसकी वहाँ पे जो सरप्रस्त बैठे हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें। अभी सादिक साहब गए हैं जो हमारे स्पेशल मंदूब हैं अफ़गानिस्तान में, डार साहब की स्टेटमेंट्स आप देखें, ये बात कोई सियासी नहीं है। अफ़गान हुकूमत ने यस कर दिया, मुझे आइडिया है इस बात का, लेकिन ज़ाहिर है फॉरेन पॉलिसी की बात है, मैं एक हद तक इस पर बात कर रहा हूँ, तफसील में तो नहीं कर रहा, लेकिन हमें उनसे उम्मीद है, वो हमारे भाई हैं कि वो इसमें हमारे साथ मुकम्मल ताउन करेंगे और जितना ताउन अफ़गानिस्तान को चाहिए होगा वो पाकिस्तान करेगा। लेकिन एक ताउन हमें KP में PTI की गवर्नमेंट से भी चाहिए कि आप लोग वहाँ सिर्फ जुल्फ़े न संवारें, खुदा के लिए ये सिक्योरिटी के मैटर्स को संजीदा लें, इदारों के साथ मिल के इसका कलाकमा करने में हमारा साथ दें। लाइटर नोट, अगर उनकी अब जुल्फ़ें लंबी लंबी हैं तो आपको कोई परेशानी है? जेलसी तो है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। मदर साहब, वक्त ख़त्म हो गया मेरा, बहुत शुक्रिया। और उमैर न्याई साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं चलते चलते ये ज़रूर कहूँगा कि पहले जाफ़र एक्सप्रेस और अब गवादर कोस्टल हाईवे जो है वहाँ पे दहशतगर्दी के जो वाक़यात हुए हैं, ये जो दहशतगर्द हैं ये दरअसल उन तमाम लोगों का केस कमज़ोर कर रहे हैं जो कि बलूचिस्तान में लापता अफराद के लिए आवाज़ उठाते हैं, जो कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। तो तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको चाहिए कि ये जो दहशतगर्दी है, ख्वा खैबर पख्तूनख्वा में है या बलूचिस्तान में है या कहीं और है, इनके ख़िलाफ़ एक मुतहदा मुहाज़ बनाएँ। अदरवाइज़ आज एक निशाना है, कल को आप भी हो सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।